नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी झा आप सभी का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है सर्वाइकल कैंसर, जो आमतौर पे महिलाओं में पाई जाती है। दर्शकों, सर्वाइकल कैंसर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में ही पाई जाती है। इसके साथ साथ हर साल लगभग 1 से सवा लाख केसेस देखने को मिलते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा ठीक होने वाले कैंसरों में से एक ये सर्वाइकल कैंसर है। लेकिन इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और तो और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी समस्या होने के कारण महिलाएं इसे बताने में भी झिझकती हैं। तो बस इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रियंका मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। तो मैम, हमारा आज का जो विषय है सर्वाइकल कैंसर, इसी से जुड़ी सवालों पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो मैम, पहला मेरा सवाल है कि महिलाओं में जो ये सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है, ये आखिर होता क्या है? ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो हमारे इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। और ये सही बात आपने कहा कि ये सही में ठीक होने वाली कैंसर है। ठीक है, ये सर्विक्स एक पार्ट है जो हमारे बच्चेदानी का लोअर मोस्ट पार्ट है, ये वहीं का कैंसर होता है। और ज़्यादातर केस में ये एक वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है जो HPV वायरस कराता है। और जैसा आपने बताया कि ये HPV वायरस की वजह से होता है, और तो और जैसे महिलाओं में इनके अलावा भी कोई और कारण देखने को मिलते हैं जिनके कारण ये कैंसर जैसी बीमारी होती है उनके अंदर? जी हाँ, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि ये ज़्यादातर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेट की जो महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है। जैसे मल्टी पैरिटी हो रहा है, बार बार जिस महिलाएं गर्भ धारण कर रही हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। और बहुत दिन से कोई इन्फेक्शन है उनके प्राइवेट पार्ट में, बच्चेदानी में बहुत तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है, तो उन सब केसों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैम, क्या आजकल हम लोग देखते हैं आमतौर पे कि अभी तो खैर बहुत कम हो गया है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ प्रतिशत हम लोग ये चीज़ देखते ही हैं कि कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो क्या कम उम्र में शादी करना भी इस बीमारी का एक कारण हो सकता है? जी हाँ, क्या होता है जो ये बीमारी है वो ज़्यादातर हमारे शरीर में एक हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। तो जब भी जो हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन जब भी होगा हमारे बॉडी में, तो ये इस बीमारी का रिस्क बढ़ता है। जैसे कि अगर अर्ली एज में शादी हो गया या फिर अर्ली क्वाइटस हो रहा है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी अर्ली कर रही है, या फिर बार बार गर्भ धारण कर रही है, तो इन सब केसेस में एस्ट्रोजन एक्सपोजर जो है वो बॉडी में बढ़ता है, और ये कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। तो मैम, ये तो हमने कम उम्र की बच्चियों के बारे में बात की है, लेकिन यदि अगर आमतौर पे देखा जाए तो किन उम्र की महिलाओं में ज़्यादातर ये समस्याएं जो एकदम से दिख जाती हैं कि हाँ इन्हें यही सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याएं हैं? ज़्यादातर ये जो समस्या है 30 से 60 साल के बीच में देखा जाता है, लेकिन अगर पीक लेवल इसका देखा जाए तो 38 to 50 ईयर्स है। ओके। तो मैम, आपने जैसा कि बताया कि HPV इस बीमारी का मुख्य कारण माना जाता है। तो मैम, ये HPV कैसे इस समस्या में अपना जैसे इसकी वजह से क्यों ज़्यादातर ये कैंसर जो है वो फैल रहा है? HPV के बारे में कुछ क्या बताएंगे आप? जो हमारा सर्विक्स होता है, तो सर्विक्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्टो सर्विक्स और इंडो सर्विक्स। इस दोनों के बीच का एक जोन होता है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। तो ये जो HPV वायरस है ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन को ही अफेक्ट करता है। वहाँ पे जो अगर हम लोग थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे उसका एपिथेलियम होता है, मतलब 2 एपिथेलियम है। अंदर वाला जो बच्चेदानी का ऊपर का पार्ट है उसमें कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होता है, और नीचे वाले पार्ट में स्क्वामस एपिथेलियम होता है। तो ये वायरस जो है उसी ट्रांसफॉर्मेशन जोन को अफेक्ट करता है। तो जो पहले का कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है उसको डिस्ट्रॉय करके, और ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है ऊपर की तरफ
डिसऑर्गेनाइज वे में डेवलप करने लगते हैं, जिसके कारण ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से मतलब एचपीवी वो फैल जाता है पूरे शरीर में। और बहुत बार ऐसा है कि एचपीवी इन्फेक्शन हुआ, लगभग 80 to 90% केसेस में बोला जाता है कि बस इन्फेक्शन हुआ और वो इम्यूनिटी सही है बॉडी का, तो वो इन्फेक्शन सबसाइड कर जाता है। बहुत ही मिनिमम केसेस में ही लगभग इसको समय लगता है, 10 से 20 साल तक का समय लगता है इसको, जो इन्फेक्शन है और कैंसर डेवलप करा रहा है। तो इस दोनों के बीच में बहुत सारा गैप मिल जाता है, 10 से 20 साल लग जाता है इसको कैंसर डेवलप कराने में। इसीलिए बोला जाता है कि अर्ली स्टेज में हम लोग इसको पकड़ सकते हैं कि इतना साल का गैप हो रहा है, तो बीच में अगर हम स्क्रीनिंग सही से करें, अच्छे से जांच कराए, तो हम लोग इस बीमारी को अर्ली स्टेज में ही पकड़ सकते हैं। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि हम लोग इस बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, तो उसके पहले, बीमारी पकड़ने से पहले तो हमें उसके कुछ लक्षण भी दिखने चाहिए। जी हाँ। तो मैम आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसके क्या लक्षण हैं जो हमें शुरुआती तौर पे देखने को मिलते हैं। शुरुआत में जो हमारा डिस्चार्ज देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, जैसे कि वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, डिफरेंट तरीके का डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, और उसके बाद में जनरली ब्लीडिंग इरेगुलरिटीज़ देखने के लिए मिलता है। किसी को फ्रिक्वेंट ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर बीच बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो रहा है। तो ज़्यादातर ये शुरुआत के फेज़ में ये इस तरह का सिम्टम देती है। लेकिन अगर ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये थोड़ा फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो आगे हमारा जो यूट्रस है उसके आगे ब्लैडर होता है, तो ब्लैडर वाला सिम्टम सब, जैसे कि यूरिनरी सिम्टम फ्रिक्वेंसी बढ़ जा रहा है, बार बार यूरिनेट करने जा रहे हैं। फिर पीछे रेक्टम है तो बॉवल का सिम्टम सब दे सकता है, जैसे कि फ्रिक्वेंट लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं, या कुछ फिस्टुला टाइप से बन रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है बॉवल पे। तो इस टाइप का भी सिम्टम बाद के केसेस में मिल जाता है। मैम ये तो आपने बताया कि कुछ लक्षण अगर आम इंसान, मतलब हम लोगों में अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोगों में ये सारे लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। तो क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं कि, मतलब लक्षण होने का तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब कुछ लोगों में लक्षण तो पता नहीं चलते हैं, तो वो कैसे समझें कि हाँ सर्विकल कैंसर। बहुत सारे लोगों में कुछ लक्षण नहीं मिलते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत तरीके का स्ट्रैटेजी अपना रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं इसके लिए कि हर साल में, मतलब जो भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स है उनमें 30 साल के बाद हर 5-5 साल में ये स्क्रीनिंग होना चाहिए, ऐसा WHO का गाइडलाइन है। अगर कोई भी पेशेंट ऐसी है जो कि HIV पॉजिटिव है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, तो उस केस में उसकी जो स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो हर 3-3 साल पे होनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे डिजीज्ड जो पेशेंट है, या फिर जो जिनमें डिजीज डेवलप करने वाला है, उसको बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैम ये तो हो गया कि ठीक है हम लोग कैसे इसको डायग्नोस करके और हम लोग अर्ली स्टेज पे इस समस्या का निदान कर सकते हैं। लेकिन यदि मैम अगर अभी जैसे मेरा आपसे सवाल था कि अगर किसी में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अभी शुरुआती दौर में हमें कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं और धीरे धीरे वो बीमारी जो है हमारे शरीर के अंदर फैलते जा रहा है और फिर लास्ट में जाकर के वो हमें परेशानी में डाल देता है कि हाँ अभी तो हमें कुछ लक्षण दिखते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स है, क्योंकि ज़्यादातर ये उन्हीं में देखा जाता है, तो उनको हर जो भी, मतलब ऐसे तो जनरली बोला जाता है कि आफ्टर 21 ईयर ही स्क्रीनिंग होना चाहिए। तो हर 5-5 साल पे अगर हम हर लेडी का स्क्रीनिंग करेंगे, तो वो अगर इन्फेक्शन स्टेज में ही है या फिर जो कैंसर के पहले का स्टेज होता है जिसको हम लोग सीन 1, 2, 3 में डिवाइड करते हैं, तो उन्हीं स्टेजेस में अर्ली ही उनको हम लोग पकड़ सकते हैं। और मैम ये HPV जो वायरस के बारे में आपने कहा था, तो ये HPV वायरस फैलने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? मतलब अभी हम लोगों को एक और टर्म सुनने में आता है कि मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से भी HPV वायरस जो है वो फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों?
मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगर होते हैं तो मल्टीपल इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि फीमेल की मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है, लेकिन अगर उसके हस्बैंड है, उनका मल्टीपल पार्टनर है, तो उससे भी फीमेल का कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाता है। और ये जो कैंसर है ये मतलब दोनों में ही हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों को ही ये अफेक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा ही रिस्क फैक्टर है, इसीलिए लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेट में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है कि अगर मोनोगैमस रिलेशन नहीं है तो ये ज़्यादा हो रहा है। जी मैम, तो मल्टीपल पार्टनर्स होने के भी बहुत ज़्यादा ख़तरे होते हैं, तो इन सब से सावधानी हमें बरतना बिल्कुल भी चाहिए। और इसके साथ मैम अब हम अगर बात करें कि ये सारे तो लाइक हमारे पास कुछ समस्या आई थी सर्विकल कैंसर से रिलेटेड, फिर हमने उसके लक्षण के बारे में बात की कि किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ मैम अब हम लोग इसके निदान के बारे में यदि बात करें तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है, यदि हमें कुछ लक्षण दिख रहे हैं कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें जो लक्षण दिखे तो उसको क्योर करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? इसका जो क्योर का बात अगर हम करते हैं तो 2-3 स्टेप में बात करना होगा। जो भी इसके हाई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि एचपीवी इन्फेक्शन हो रहे हैं, या फिर अर्ली एज में शादी हो रही है, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो रहे हैं, मतलब अर्ली एज है क्वाइटार्की का, तो ये जो भी रिस्क फैक्टर है इसके लिए जो हमारा सोसाइटी है उसको एडुकेट करना है कि ये सब इसके लक्षण हैं, तो इससे हम लोग को हाई रिस्क फैक्टर जो भी है उससे बच के रहना है। दूसरा आता है बात स्क्रीनिंग का। जो स्क्रीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर ये सर्वाइकल कैंसर के जो डिजीज़ है इसके रोकथाम के लिए। तो स्क्रीनिंग जितनी भी महिलाएं हैं जो सेक्सुअली एक्टिव है, तो हर एक में ये स्क्रीनिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं दे भी रही है और हम लोग को भी जागरूक होना चाहिए कि हर 5 साल पे जो इसका लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है या फिर जो पैप्समियर टेस्ट है, तो ये करा के और उसका जो रिपोर्टिंग है उसको दिखाना है। और तीसरा जो बात है इसके प्रिवेंशन के लिए कि अर्ली जो भी अगर स्क्रीनिंग करते हैं तो कोई भी साइन सिम्टम अगर उस तरह का दिख रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अर्ली होना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाता है। जब तक कि वो पूरा फैल रहा है तो उसका मॉर्टेलिटी रेट भी 50-51% हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका निदान कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल मैम, तो आपने अभी जैसे बताया कि हर स्टेज वाइज इसका निदान हम लोग कर सकते हैं, तो मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बीमारी कितने स्टेजेस में बटा हुआ है? जनरली तो अगर हम लोग इसका स्टेजिंग देखेंगे तो ये कैंसर होने से पहले से ही बटा हुआ है स्टेजिंग इसका। जैसे कि वायरस जो है वो इन्फेक्ट किया वहाँ के एपिथेलियम को, तो वहाँ से लेके और वो जो डिसऑर्गेनाइज कर रहा है और फिर वो कैंसर में चेंज हो रहा है, तो सारा ही स्टेज बटा हुआ है और सबका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उस स्टेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे अगर अर्ली स्टेज में है तो उसका हम लोग अगर कोई भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका रिपोर्टिंग कुछ गड़बड़ हो रहा है, रिपोर्टिंग में ऐसा लग रहा है कि ये चेंज हो सकता है कैंसर में, तो उसके लिए फिर हम लोग स्क्रीनिंग के बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग जनरली कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करते हैं। उसमें हम लोग थोड़ा सा वहाँ जो सर्विक्स है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन जिसके बारे में हमने बात की, उसका जो बायोप्सी लेते हैं और फिर उस बायोप्सी का हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह का सेल्स है। और अगर उसमें थोड़ा भी डाउटफुल कुछ लगता है, अगर स्टेज 1 में है तो हम लोग जनरली स्टेज 1A1 है तो उसमें सर्जरी करते हैं। अगर वो थोड़ा सा स्टेज उसका ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर हम लोग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इस सब का सहारा लेते हैं। मैम आपने जो स्टेजेस के बारे में बताया कि हम लोग मतलब इन सब स्टेजेस में जब बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। मैम बहुत सारी महिलाओं को इस बात का भी थोड़ा वो झिझक भी जाती है कि आखिर जो ये ट्रीटमेंट होगा वो पेनफुल तो नहीं है, इस ट्रीटमेंट में कोई किसी तरीके का कोई ख़तरा तो नहीं है, पेन तो नहीं है, और थोड़ा प्राइवेट पार्ट से जुड़ी ये समस्या है तो थोड़ा उससे भी ज़्यादा झिझक भी होती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो डायग्नोसिस का जो होल प्रोसेस है
तो ये कैसा रहता है महिलाओं के लिए? किस स्टेज में ये ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और किस स्टेज में आप पहले ही इसको फैलने से पहले आप इसको क्योर कर सकते हैं? पेनफुल बोले तो पेनफुल, स्क्रीनिंग टेस्ट तो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, तो किसी को डरने की कोई बात ही नहीं है। जब भी आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराने जाते हो तो बस एक पोजीशन होता है, लिथोटोमी पोजीशन में आपको रखा जाता है और फिर वहाँ से जो बच्चेदानी का जो आउटर वाला पार्ट है जिसको सर्विक्स हम लोग बोलते हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन उसमें होता है, तो वहीं से एक ब्रश के सहायता से वहाँ से कुछ स्मीयर कलेक्ट किया जाता है जो कि एकदम पेनफुल नहीं होता है और वो उसको सही से अच्छे से लाइट में देख के तब किया जाता है। तो एकदम घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपके अंदर का जो झिझक है उसको हटा लेना है। और उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात अगर हम लोग करते हैं तो उस केस में थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा पेन होता है, तो अगर वहाँ पे पेशेंट चाहते हैं तो उनको थोड़े देर के लिए बेहोश करके भी ये प्रोसीजर किया जाता है। तो एकदम घबराना नहीं है। ज़्यादातर लोग को स्क्रीनिंग कराना होता है, बहुत कम ही लोग को डायग्नोस्टिक टेस्ट के तरफ जाना होता है, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मैम। और मैम जैसे डायग्नोसिस के वक्त जैसे अगर फर्स्ट स्टेज है, हमने लाइक अगर प्रॉब्लम हमारा डायग्नोस हो जाता है कि हाँ ये सारी समस्याएं हैं, तो फर्स्ट स्टेज में तो लाइक जैसा आपने बताया वो क्योर हो जाता है बहुत ही जल्दी, बिना पेनफुल बिना पेनफुल ही वो क्योर हो जाता है। लेकिन यदि बात सर्जरी तक आ जाती है तो वो प्रोसेस कैसा होता है, कितना उसमें समय लगता है और क्या वो उसका ओवरऑल क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में बताएं प्लीज। जैसे अगर अर्ली स्टेजेस में रहता है तो हम लोग उसका जो सर्जरी है वो लोकल सर्जरी ही होता है। बहुत बार तो लार्ज लूप एक्सीजनल बायोप्सी बोलते हैं हम लोग, तो शुरू के फेजेस में वहाँ से जो एरिया है उसको लार्ज लूप कट करके हटा दिया जाता है। बहुत बार अगर वो ज़्यादा फैल रहा है तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा, अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है कैंसर का, तो उस केसेस में हम लोग ब्रैकीथेरेपी और टीलीथेरेपी भी करते हैं। उस केस में मतलब कुछ नहीं है, रेडियो एक्टिव आयंस होते हैं, उसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर एक्सटेंसिव मेटास्टैसिस हो गया है तो उस केस में फिर कीमो रेडिएशन वगैरह दे के उसके बाद जब उसका साइज़ कम हो जाता है तो फिर सर्जरी किया जाता है। तो ओवरऑल इन सारे प्रोसेस में कितना समय लग जाता है? एक्चुअली ये स्टेज पे डिपेंड करता है कि समय कितना लगेगा। एकदम अर्ली स्टेज में है तो आप एक ही बार जाते हो, एक ही बार सर्जरी होता है, बाद में फिर 3 ईयर और 5 ईयर्स जैसा बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीनिंग कराते हो। या फिर जिस स्टेज में है कि आपको 1 मंथ बाद आना है फिर से स्क्रीनिंग के लिए या 6 मंथ बाद आना है फिर से स्क्रीनिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स होता है, आपको बस वही गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। और मैम यदि अगर ये परेशानी किन्हीं लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब फाइनल स्टेज के आसपास ही है, तो उस टाइम पे फिर इसको कैसे क्योर करने के जो प्रोसेस है वो क्या होते हैं? एक्चुअली अगर मेटास्टैसिस हो गया है, मतलब कि जो सर्विक्स का कैंसर था वो पूरे सब जगह फैल गया है, तो उस केसेस में फिर पहले हम लोग कीमो रेडिएशन देते हैं। जब ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है तो फिर सर्जरी भी किया जाता है। मीन्स फाइनल स्टेज पहुंचते पहुंचते भी एक फाइनल सर्जरी की जाती है। मैम मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि अब तो डायग्नोसिस अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसका तो ट्रीटमेंट हमें करना ही है, लेकिन उससे पहले हम लोग खुद ही क्यों ना सतर्क रहें। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन लाइक बिल्कुल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना हम लोग इसको पहले ही ये सारा जो भी परेशानी है उसको पहले ही समझ लें। तो मैम इसके लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कितने अंतराल पे हम लोग ये टेस्टिंग या आपने जो बताया स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह ये सब कराते रहें, ताकि ये समस्या हो रही है या हो मतलब इसके कुछ लक्षण दिख रहे हैं, इससे हम लोग पहले ही सतर्क हो जाए। कितने अंतराल पे हमें टेस्टिंग करानी चाहिए? जनरली जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो आम महिलाओं में 5 साल पे कराए जाते हैं। और अगर किसी को कोई भी ऐसी महिला है जिनको HIV है या फिर अदर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उस केसेस में 3 ईयर्स में हम लोग कराते हैं। स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू WHO 30 ईयर में शुरू करते हैं। ऐसे हम लोग 21 ईयर से भी स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं।
तो स्क्रीनिंग उससे शुरू कर देते हैं। अगर पॉजिटिव फाइंडिंग कुछ लग रहा है तो थोड़े लंबे समय तक स्क्रीनिंग कराते हैं। अदरवाइज जब सब कुछ सही होता है, हर स्क्रीनिंग में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो 60 ईयर तक एक अप्रॉक्स स्क्रीनिंग कराते हैं। और मैम मेरा एक आपसे और सवाल है कि आपने तो ये बता दिया कि कैसे हम लोग पहले से ही इस बीमारी से सतर्क रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं मेडिकली अगर देखा जाए तो? इससे बचने के लिए अभी हम लोग HPV वैक्सीन बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, कि इससे हम लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 9 to जो 14 इयर्स की लड़कियां हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव अभी नहीं हुई है, अभी उनका शादी नहीं हुआ है, तो उस केसेस में पहले ही हम लोग उनको वैक्सीनेशन कराना है। जनरली 2 डोज होता है वैक्सीन का 9 to 14 इयर्स में, एक तो 0 डोज है और आफ्टर 6 मंथ एक और डोज है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री वैक्सीनेशन भी करा रही है जो भी यंग गर्ल्स है 9 to 14 इयर्स के बीच में, और ये वैक्सीन एक्चुअली हम लोग ले सकते हैं अप टू 45 इयर्स तक लिया जा सकता है। तो जो उसके बाद 15 इयर्स के बाद की जो भी लेडी हैं तो उन लोग के लिए 3 डोज रिकमेंडेड है, 0 और 1 और 6 मंथ में ये कराते हैं। और ये सच में बहुत ही ज़रूरी है कि सबका वैक्सीनेशन हो, और तभी जाके, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्वाइकल कैंसर का जो स्टेटस है और जो जितनी बीमारी इतना पर ईयर अप्रॉक्स 1,27,000 न्यू केसेस मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि इनका सही से वैक्सीनेशन कराया जाए। बिल्कुल। तो मैम आपने वैक्सीनेशन के बारे में जो बताया, तो यदि अगर कोई महिला इस बीमारी से ऑलरेडी अफेक्टेड हैं तो क्या वैसी महिलाएं भी इस वैक्सीनेशन को ले सकती हैं? नहीं, वैसे केसेस में तो उनके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा ये वैक्सीन। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो सेक्सुअली एक्टिव अभी नहीं है, जो यंग गर्ल्स हैं, उन्हीं को ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, उन्हीं जो वो एज ग्रुप है उन्हीं में देखा जाएगा। ओके मैम। तो जो कम उम्र की लड़कियां हैं या जो अभी अर्ली एजेस में है, लाइक एक एज पीरियड उनका क्या रहता है जिसमें कि उनको वैक्सीनेशन वो करवा लेना चाहिए? 9 to 14। ओके मैम। तो 9 to 14 के एज में यदि लड़कियां ये वैक्सीनेशन करवा लेती हैं तो काफ़ी हद तक ये बीमारी, काफ़ी हद तक नहीं कहूँगी, मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो ये वैक्सीनेशन करवाती हैं तो उनका जो इम्यूनिटी होता है वो बिल्डअप हो जाता है, इस बीमारी से लड़ने के लिए वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है वैक्सीन जो है वो। हाँ, कहीं ना कहीं जो HPV वैक्सीन है हमारा, एक्चुअली HPV जो वायरस है उसका मोर देन 100 सीरोटाइप है, बहुत सारा सीरोटाइप है। तो हम लोग हर स्ट्रेन के लिए वैक्सीन तो अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट डेंजरस है, जो कि कैंसर करा रहा है जो स्ट्रेन, उसके लिए हम लोग वैक्सीन दे पा रहे हैं। जो उसका मेन 18 और 16 वाला जो स्ट्रेन है, तो उसके लिए हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं। तो मतलब कि वैक्सीन लड़कियों में पहले से होना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर वो कभी इन फ्यूचर वो वायरस उनके अंदर आता है, होती है तो उससे वो इम्यूनिटी बना रहे पहले से ही। हाँ। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी इस विषय में कि हाँ किस तरह से वैक्सीनेशन बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है हर एक के लाइफ में, लाइक स्पेशली महिलाओं के लाइफ में। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। सारी लड़कियों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अर्ली एजेस में ही वैक्सीनेशन करवाएं ताकि उससे आने वाली जो ये परेशानी है उससे आप बच सकें। तो मैम मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि इस बीमारी के प्रति सबको जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे कैंपेन वगैरह ये सब कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये बढ़ रहा है सर्वाइकल कैंसर, तो इसके लिए सबको जागरूक होने की ज़रूरत है और सबको साथ में आने की ज़रूरत है। अगर कहीं स्क्रीनिंग हो रहा है तो जितनी भी महिलाएं हैं कोशिश करना है कि हाँ सबका स्क्रीनिंग होना चाहिए, और ख़ासकर जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेज वाली जो भी है तो उनका ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि उन लोग का स्क्रीनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबको साथ मिलके इस सर्वाइकल कैंसर से लड़ना है और कोशिश करना है कि अपने देश में कम से कम और मिनिमम ये बीमारी फैले। तो मैम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और लेकिन लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप
हमारे दर्शकों को इस बीमारी के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से वो बच सके, या अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस? नहीं, अभी का जो स्टेटस है हमारे समाज का कि वो लोग इस सर्वाइकल कैंसर पे अभी भी अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत ही इजी वे में इसको ले रहे हैं, या फिर वैक्सीनेशन भी हो रहा है लड़कियों का, तो उसमें भी सब लोग पार्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, और जो भी जो इसका रिस्क फैक्टर है, जैसे कि अर्ली एज में शादी हो रहा है, बार बार बच्चे ठहर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पे सबको सोचने की ज़रूरत है, और सबको इन सब सारे ही चीज़ों पे रोकथाम की ज़रूरत है कि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बने और हम लोग एक स्वस्थ समाज में रहे, और मिनिमम जो सर्वाइकल कैंसर है, इस टाइप की जो बीमारियां हैं, वो मिनिमम अफेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो दर्शकों, मैम ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मैं ये चाहूँगी कि सभी दर्शकों, खास करके महिला दर्शक जितने भी हमें सुन पा रहे हैं या देख पा रही हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि सब कुछ तो आप करती हैं, अपने सेहत का भी ख्याल रखिए। आपका सेहत अगर सही है, स्वस्थ है, तो आप भी हमेशा स्वस्थ रहेंगी। और ये इतनी तेज़ी से फैलने वाली ये बीमारी है जो कैंसर के नाम से भी लोग घबराते हैं, और ये एक ऐसा कैंसर है जो कि बहुत ही ज़्यादा ठीक भी होता है। तो आप लोगों से बस मैं यही अनुरोध करूंगी कि सतर्क रहें, सावधानी बरतें, जो इन बीमारी से जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उन सब पे ध्यान दें, और अपने आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, और टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह ये सब कुछ करवाते रहें। और इससे जितनी भी जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनसे भी मैं यही अनुरोध करूँ कि घबराएं नहीं, ये परेशानी ठीक होने वाली में से है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।